स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम जानेंगे यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वीडियो लेके आए हैं। और हमारा जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है इसमें वो ये है, ये जो सारे क्वेश्चन जो आज हमने कवर किए हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रथम खाड़ी युद्ध का वर्णन करें, यानी कि प्रथम खाड़ी जो युद्ध हुआ था उसके बारे में विस्तार से बताना है। तो विस्तार से बताने कब हमसे पूछा जाता है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो यानी कि 6 नंबर या 8 नंबर या 5 नंबर इन सब में पूछा जाता है। तो देखिए प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में, यानी कि अगस्त 1990 में इराक ने क्या किया, कुवैत पर कब्जा कर लिया। तो इराक ने जब कुवैत पर कब्जा किया तो इराक को बहुत समझाया बुझाया गया, यानी कि यूएनओ जो था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ, इन्होंने बहुत समझाया कि आप जो है इराक को कहा कि आप कुवैत से अपना कब्जा हटा लीजिए, यानी कि जो अपने अंडर में कुवैत को किए हैं उसे वहाँ से अपना सैनिक वापस हटा लीजिए। लेकिन इराक ने किसी की नहीं मानी, यानी कि यहाँ तक कि यूएनओ की भी बात उन्होंने नहीं मानी। तो इराक को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने क्या क्या कुवैत से कब्जा हटाने के लिए कहा, लेकिन इराक ने किसी की बात नहीं मानी और वो अपना कब्जा हटाने के लिए राज़ी नहीं हुआ इराक। तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, जिसे हम यूएनओ के नाम से भी जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया कि कुवैत को छुड़ाने के लिए इराक से बल प्रयोग की अनुमति दी। मतलब यूएनओ ने ये कहा कि आप कैसे भी कीजिए, मतलब मार कीजिए, मार धाड़ जिस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कुवैत को आज़ाद कराना है। तो ऐसा यूएनओ ने परमिशन दे दी। तो जहाँ अब देखिए ये जो परमिशन दी यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो ये परमिशन दे दी कि मतलब आप बल प्रयोग का अनुमति दे दिया, और उन्होंने कहा कि कुवैत से इराक के सैनिक को हटाए और कुवैत को मतलब वापस स्वतंत्र कर कीजिए। तो ऐसा फैसला, बल प्रयोग की जो अनुमति दी, ये एक नाटकीय फैसला कहलाया। नाटकीय फैसला क्यों कहलाया, क्योंकि यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये घटना जो हुई वो कब हुई, 1990, यानी कि अगस्त 1990 में। तो लगभग 45 वर्ष की बात आती है इसमें। तो 45 सालों में यूएनओ ने इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लिया था। तो ये जो 45 साल बाद यूएनओ ने पहली बार बल प्रयोग की अनुमति ले ली, इसी को क्या कहा, एक नाटकीय फैसला कहा गया। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति था जॉर्ज बुश, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे एक नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे दी, यानी कि एक नया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बना दिया। किसने, तो अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय जॉर्ज बुश थे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज बुश थे, याद रखिएगा। उसके बाद आगे टॉपिक है, ये एक उसी क्वेश्चन से है। तो सैन्य शक्ति, यानी कि जो हमारा पहला था वो किसके बारे में था, यानी कि हम प्रथम खाड़ी युद्ध किस लिए था उसके बारे में। अब देखिए सैन्य शक्ति के ऊपर हमने एक, यानी कि ये हेडिंग बना दिया है सैन्य शक्ति, उसके बाद हमने लिखा है। तो देखिए 24 देशों की इसमें मिली जुली सेना थी। 24 देश मतलब इसमें भाग लिए थे, और 24 देशों की जो मिली जुली सेना थी वो 6,60,000 सैनिक थे। अब देखिए 6,60,000 सैनिक एक विशाल सैनिक है, और इतने बड़े सैनिक से इराक मतलब क्या करता, युद्ध लड़ना था इराक को। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े सैनिक से इराक अकेला कैसे जीत सकता है, नहीं जीत सकता है, जाहिर सी बात है। तो हाँ, इराक की इसमें हार हुई थी। और जो ये आपने देखा कि 6,60,000 सैनिक थे, इसमें से 34 देश शामिल थे। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा रोचक फैक्ट ये आता है कि 75% इसमें जो था, यानी कि 34 देश जो थी, 34 देशों की जो मिली जुली सेना मान लीजिए 100% है, तो इसमें से 75% जो था वो सिर्फ और सिर्फ किसका था, तो अमेरिका का था। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का था 75%। और 10% की बात करें तो 10% जो था वो 33 देशों की मिली जुली सेना थी। 10%,
सॉरी 10 नहीं 25%, माफ़ कीजिएगा, 25% जो सेना थी वो 33 देशों की मिली-जुली सेना थी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी हमें अमेरिका के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, तानाशाही दिखाई दे रहा है। और ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध था ये मतलब लाइव दिखाया जा रहा था, यानी जिस तरह से आप क्रिकेट मैच देखते हैं या फुटबॉल देखते हैं, कबड्डी देखते हैं, उस हमें क्या किस तरह से दिखाया जाता है, लाइव दिखाया जाता है। तो उसी तरह जो ये प्रथम खाड़ी युद्ध था ये लाइव दिखाया गया था। ये इसलिए दिखाया गया था कि क्यों अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था पूरी दुनिया में। ठीक है, उसके बाद इसमें इराक की हार हुई और कई मतलब युद्ध में सॉरी इसमें इराक की हार हुई और इस युद्ध ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ इसका मतलब इस युद्ध को करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। ये ऑपरेशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है या तो सब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान कौन से ऑपरेशन चलाए गए थे, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऐसे आपको याद रखने हैं। तो ये जो हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध था ये हमारा खत्म हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कि सार्क। ठीक है, सार्क क्या है, यानी कि सार्क के बारे में आपको बताना है। तो देखिए सार्क जो है वो दक्षिण एशिया का एक क्षेत्रीय संगठन है। दक्षिण एशिया के क्षेत्रों का ये क्षेत्रीय संगठन है। तो सार्क के बारे में उसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी सबसे पहले सार्क की, तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप शायद जानते होंगे। तो सार्क जो है सार्क किस लिए मतलब सार्क का उद्देश्य क्या है, सार्क किस लिए काम करता है, तो सार्क देखिए उद्देश्य ये है कि दक्षिण एशिया के दक्षिण एशिया के क्षेत्रों के लोगों का कल्याण और जीवन स्तर को सुधारना सार्क का उद्देश्य है। यानी कि सार्क ये चाहता है कि जो हमारे दक्षिण एशिया के लोग हैं, इनके क्षेत्रों में जो लोग आते हैं उनका कल्याण हो, यानी कि वो अपना भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर सके और उसका जो जीवन है वो जीवन स्तर बहुत ही अच्छे तरीके से चले। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक कहता है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्रों के लोगों का मतलब आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन जो हो वो विकास करते हुए चले और दुनिया में मतलब इसके यानी दक्षिण एशिया के क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को देखकर लोग वाहवाही करें। ठीक है, उसके बाद आगे तीसरा स्टेप कह रहा है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच आत्मनिर्भरता, यानी कि दक्षिण एशिया के देश सब जितने भी दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में देश हैं उन वो सब अपने आप में क्या होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, अपने मुकाम पर खड़े होना चाहते हैं। ठीक है, और एक चौथा स्टेप कह रहा है कि एक दूसरे की समस्याओं को मतलब जो दक्षिण एशिया के देश है वो उन सभी देश क्या करें, एक दूसरे की समस्याओं को समझे और परस्पर उन सभी समस्याओं का क्या करें, विश्लेषण करें, यानी कि उसका विस्तार निकाले, उसका सॉल्यूशन निकाले और वो अपनी समस्याओं को अपने से यानी खुद से ही सॉल्व कर लें। ऐसा मतलब इनका सार्क का उद्देश्य है। उसके बाद है कि साझे महत्व के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में मतलब इसका मानना ये है कि जो साझा मामला है जैसे कि व्यापार हो गया, तो व्यापार सब करता है, चाहे भारत जैसा देश हो या बांग्लादेश या छोटे जैसा अमेरिका बड़े जैसा देश हो या छोटे जैसा देश हो, सब कोई व्यापार करता है। तो इसमें साझी जो मतलब होती है यानी साझे महत्व जो होता है उसमें सबका मतलब क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका अवसर सहयोग मिल सके और इसे बढ़ावा दे सके, यानी कि मुक्त व्यापार कोई हो ये ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो व्यापार करने का जो टैक्स होता है, कर होता है वो बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर कर दिया जाना चाहिए, ऐसा इसका उद्देश्य है। उसके बाद क्या हुआ कि 1985 में ढाका में पहली बार इसकी बैठक हुई थी। आपको बताया कि 1985 में इसका मतलब क्या हुआ था, गठन हुआ था, तो ये ढाका में हुआ था। ये ढाका कहाँ है आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि ढाका है कहाँ। उसके बाद 1996 में सार्क के देशों के बीच नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इन सभी देशों से क्या हुए, संबंध इकट्ठे हुए। एक और इस टॉपिक से क्वेश्चन में ये बताना है कि इसमें सार्क में 8 देश शामिल है। ठीक है, सार्क में कितने देश शामिल है, तो 8 देश शामिल है। तो कमेंट में को ये भी बताना है कि वो 8 देश कौन है। आपको हम थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देते हैं आपको। भारत है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद श्रीलंका, भूटान, नेपाल, 4 हम बता दिए और 4 आपको बताने हैं।
तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। उसके बाद 2004 में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया, मतलब 2004 में सार्क ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया और वो ये निर्णय था कि जो सीमा पार आतंकवाद है उनको रोका जाए। ठीक है, ये क्योंकि आतंकवाद जो है वो सभी देशों के लिए एक समस्या है, भारत जैसे देश हो या अमेरिका जैसा देश हो, सबके लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। 2006 की बात करें तो 2006 में दक्षिण एशिया जो था, यानी कि सार्क जिसे हम कहते हैं, दक्षिण एशिया ने क्या किया कि मुक्त व्यापार समझौता लागू किया। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि जो हमारा व्यापार में जो आने जाने का खर्चा, यानी कि टैक्स, मान लीजिए कि ये कोई देश है और ये कोई देश है, तो इसके बीच से जो आएगा, यानी बीच में कोई जगह है किसी और देश का, तो इससे आएगा तो ये अपने रास्ते से जाने के का क्या लेता है, टैक्स लेता है, कर लेता है। तो इस कर को क्या करता है, उसको कम कर देना चाहिए। तो यही कहता है किसमें, तो व्यापार मतलब यानी कि मुक्त व्यापार समझौता में यही काम हुआ था कि जो टैक्स है वो कम कर दिया जाए। तो उसके बाद ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि सार्क के उद्देश्य को बताएं, सार्क के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो भारत और चीन है, इसके संबंधों का वर्णन करें। भारत और चीन जो है ये इस बार एग्ज़ाम में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो चीन की हरकत है, इनको देखकर क्या पता एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत और चीन का संबंध कैसा है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। भारत और चीन दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके आपसी संबंध प्राचीन है, यानी कि बहुत पुराने से इसके आपसी संबंध चल रहे हैं भारत और चीन के। इन दोनों देशों के संबंध जो है वो दोस्ताना ढंग से शुरू हुआ था। भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन की जो दोस्ती शुरू हुई थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुई थी, दोस्ताना तरीके से हुई थी। आपको याद होगा कि 1949 में चीनी क्रांति हुई थी और उस समय मतलब इन दोनों देशों के संबंध जो थे वो दोस्ताना तरीके से शुरू हुए थे। और एक समय ऐसा था कि हिंदी चीनी भाई भाई मतलब का नारा बहुत गूंज रहा था, मतलब बहुत चल रहा था उसमें, हिंदी चीनी भाई भाई बहुत चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि फिर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और फिर मतलब चीन क्या क्या अपना विश्वास पंचशील समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया। इसमें मतलब भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि फिर इसमें खटास पैदा हो गई, भारत और चीन दोनों के में विवाद हुआ, बहुत दिनों तक ऐसा चला, बहुत सालों तक चला। ठीक है, उसके बाद आगे कि लेकिन चीन ने क्या क्या कि सितंबर 1962 में पूर्वी क्षेत्र में क्या क्या हमला कर दिया, यानी कि भारत के पूर्वी क्षेत्र पर सितंबर 1962 में हमला कर दिया, जिससे कि इन देशों के बीच क्या हुआ, संबंध में विवाद पैदा हो गई, यानी कि भारत और चीन के बीच क्या हो गया, विवाद पैदा हो गया। जब चीन ने 1962 में भारत के पश्चिमी देशों पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, तो उससे क्या हुआ, भारत और चीन के बीच में क्या हुआ, विवाद हो गया। उसके बाद भारत और चीन का जो संबंध था वो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, यानी कि कुछ समय के लिए फिर अच्छा हुआ, फिर मतलब बुरा हो गया, फिर अच्छा, इस तरह से चलते रहा। उसके बाद भारत और चीन के आपसी संबंध, अब देखिए यहाँ पे टॉपिक हमने लिया है भारत और चीन के आपसी संबंध, ये उसी क्वेश्चन से है। ठीक है, आपको जो बताया भारत और चीन का जो क्वेश्चन है इसके संबंध के बारे में, वो उसी क्वेश्चन से है। तो भारत और चीन के आपसी संबंध के बारे में बताइए। तो 1949 में क्या हुआ था, चीनी क्रांति का उदय हुआ। आपको बता दें कि जो चीनी क्रांति हुई थी, मतलब हमारी तरह जैसे भारत जो था, भारत भी क्या था कि भारत ब्रिटेन का गुलाम था, उसी तरह से चीन भी किसी का, यानी कि यूरोपीय कंट्रीज का गुलाम था। ठीक है, तो उसी जब ये चीनी क्रांति हुई तो मतलब जब आज़ाद हुआ, चीन भी आज़ाद हुआ, तो उससे क्या हुआ कि सबसे पहले जो मतलब खुशी जाहिर की वो किसने की, भारत ने अपनी खुशी प्रकट की। ठीक है, मतलब चीनी क्रांति के उदय हुए और इस सबसे पहले जो भारत ने खुशी प्रकट की इसकी चीनी क्रांति, यानी चीन जब आज़ाद हुआ तो चीन के आज़ाद होने की खुशी में सबसे पहले जो अपना खुशी को प्रकट किया, अपने दिल की हाल को जो चीनी को बताया कि आप जब आज़ाद हुए तो हमें कितना अच्छा लगा, तो सबसे पहले भारत ने बताया। लेकिन 1962 में चीन ने आक्रमण किया और दोनों देशों के बीच संबंध जो थे वो बिगड़ गए, यानी कि जो जितने अच्छे संबंध थे वो उसमें क्या हो गए, खटास पैदा हो गए और इन दोनों के बीचों संबंधों में बहुत ज़्यादा विवाद चलती रही। और वर्तमान में अभी देखें तो वर्तमान में भी भारत और चीन के बीच मतलब विवाद चल रहे हैं, क्योंकि अभी चीन ने कुछ दिनों पहले हमारे बहुत सारे सैनिकों को शहीद कर दिया। ठीक है, तो इससे मतलब भारत और चीन के बीच विवाद उस पर चलते रहता है। तो यहाँ से जो हमारा वीडियो था ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट वीडियो था, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इसे लाइक कीजिए और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है, विनती है, निवेदन है, अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का जो निशान आएगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करें आपको मिलती रहे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।